दोस्तों अभी रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की 2020 में नवंबर में, जहां मैट्रिमोनियल लिटिगेशन जो चल रही है वहां पर मेंटेनेंस क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, इंटरिम मेंटेनेंस का, फाइनल मेंटेनेंस का, कैसे वो मेंटेनेंस दी जाएगी, कब से वो ऑर्डर माने जाएंगे और कैसे उस मेंटेनेंस के ऑर्डर को एनफोर्स किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल जो जजमेंट एक आई है उसमें सारी तरह की गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है नीचे के ट्रायल कोर्ट्स को, फैमिली कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके इस मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में मेंटेनेंस को लेके। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो ये जो जजमेंट है ये है राजनेश वर्सेस नेहा एंड अनदर, डिसाइड हुई है अभी 4 नवंबर 2020 को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिटेल में गाइडलाइंस और डायरेक्शन दी हैं ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट को मेंटेनेंस के केसेस के लिए। तो मैं एज इट इज़ जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एज इट इज़ उनके वर्ड बाय वर्ड आपको रिप्रोड्यूस करके इस पीपीटी में, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ और साथ में समझा रहा हूँ कि कैसे अब आप इस चीज़ को समझ सकते हो और अपने अपने जो भी केसेस आप कंटेस्ट कर रहे हो उसमें कैसे आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन। ओवरलैपिंग मतलब जहां पर कई सारी ज्यूरिसडिक्शन मिल रही हो, मतलब मान लो आपके अगेंस्ट डीवी का केस भी चल रहा है, 125 सीआरपीसी में भी चल रहा है केसेस, कोई मान लो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में भी कोई केस चल रहा है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, टू ओवरकम द इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन एंड अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स बीइंग पास्ड इन डिफरेंट प्रोसीडिंग्स, it has become necessary to issue direction in this regard so that there is uniformity in the practice followed by family courts, district court, magistrate court throughout the country। तो अब ये क्या डायरेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, where successive claims for maintenance are made by a party under different statutes। मतलब कई बार क्या होता है, वाइफ जो है डीवी में भी अपनी मेंटेनेंस का क्लेम कर रही है, 125 सीआरपीसी में भी, हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसमें भी सेक्शन 24 में उसने मेंटेनेंस के लिए लगा रखा है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है उसमें भी लगा रखा है। तो बहुत सारे सक्सेसिव क्लेम्स होते हैं मेंटेनेंस को लेके। तो कोर्ट ने बोला कि जो भी ऐसे मेंटेनेंस के लिए अगर सक्सेसिव क्लेम किए हुए हैं एक पार्टी ने डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में, तो कोर्ट क्या करेगा, वो कंसिडर करेगा एन एडजस्टमेंट और सेट ऑफ अमाउंट अवॉर्डेड इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग। अगर कोई भी प्रीवियस प्रोसीडिंग में कोई मेंटेनेंस की अमाउंट लगी हुई है तो उसको एडजस्ट करेगा कोर्ट, while determining whether any further amount is to be awarded in subsequent proceeding। तो मान लो पहले अगर 5,000 रुपये महीना ऑलरेडी वो किसी एक्ट में ले रही है, उसके बाद अगर कोर्ट 6,000 रुपये महीना लगाता है एक अलग केस में, तो वो 5,000 को कंसिडर करेगा, इसको एडजस्ट करेगा और बाकी का जो 1,000 है सिर्फ उतना ही पैसा जो है अब उसको मेंटेनेंस देनी होगी जो बाद वाला केस है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज मेड मैंडेटरी फॉर द एप्लीकांट टू डिस्क्लोज प्रीवियस प्रोसीडिंग एंड ऑर्डर्स पास देयर इन द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। बहुत बार वाइफ देखा है पिछली प्रोसीडिंग में जो भी उसको खर्चा मिल रहा है उसको कंसील कर देती है, उसको डिस्क्लोज नहीं करते जब भी फ्रेश केस कोई और एक्ट के अंदर डाला जाता है। तो इसने अब गाइडलाइंस में, डायरेक्शन में क्लियर तौर पे बोल दिया कि ये मैंडेटरी है जो भी वो एप्लीकांट है कि अपनी प्रीवियस प्रोसीडिंग को डिस्क्लोज करे। ठीक है। तीसरी चीज, इफ द ऑर्डर पास इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन और वेरिएशन इट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डन इन द सेम प्रोसीडिंग। अगर उस वाली प्रोसीडिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई वेरी करना है आपको ऑर्डर, मान लो मेंटेनेंस वो बढ़वाना चाहेगी, ऑब्वियसली बात है अगर वाइफ कर रही है केस, तो उसको वो जो मॉडिफिकेशन है या वेरिएशन है वो उसी सेम प्रोसीडिंग में ही करेगी। तो ये सबसे पहली तो गाइडलाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी। दूसरी दी पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब है जब केस चल रहा है, क्योंकि केस चलते चलते कई बार काफ़ी टाइम निकल जाता है, इंडिया का जुडिशरी सिस्टम जो है बहुत स्लो है, कई बार 2-3 साल भी लग जाते हैं, तो उस वक्त कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस लगा देती है। मींस ड्यूरिंग द पेंडेंसी इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया कि जब तक केस चलेगा तब तक आपको इतना पैसा देना है, उसके बाद जब केस फाइनल डिसाइड हो जाएगा तब जो भी फाइनल मेंटेनेंस लगेगी वो आपको देनी होगी। और इंटरिम मेंटेनेंस को बोला जाता है कि वो एडजस्ट हो जाएगी बाद में जो भी फाइनल मेंटेनेंस लगेगी उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो इंटरिम मेंटेनेंस है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब हम एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये हर पार्टी को वहाँ पर सबमिट करना होगा। अगर वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर रही है तो वाइफ भी अपना एक पूरा एफिडेविट फाइल करेगी और हस्बैंड भी, जो भी वहाँ पर केस में पार्टी है उसको वो फाइल करना होगा। और इसमें डिटेल एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इन द फॉर्म ऑफ एनक्लोजर्स इस जजमेंट में ही बना दिए हैं।
तो पहला एफिडेविट बनाया है एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर नॉन एग्रेरियन डेपोनेंट्स, मीन्स वो लोग जो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है, एग्रीकल्चर से इनकम उनको नहीं आ रही है। दूसरा है जिनको एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है, और तीसरा है स्टेट ऑफ मेघालय के लिए। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हर चीज़ डिटेल में बोली गई है कि क्या आपके एसेट्स हैं, क्या आपकी लाइबिलिटी है, क्या आपका बच्चों पे खर्च हो रहा है, कहाँ पर आप रह रहे हो, प्रॉपर्टी, लोन, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती है पार्टीज़ की, वो हर चीज़, कितने डिपेंडेंट है, कितना एजुकेशन पे खर्च करते हो, कितना कहाँ कहाँ करते हो, हर चीज़। तो हर चीज़ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब आपको कोर्ट में ये मैंडेटरी बोल दिया है, इवन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में भी। जो भी फैमिली कोर्ट में पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, कहीं पर भी, तो पेंडिंग प्रोसीडिंग में भी ये जो एफिडेविट है ये फाइल करना मैंडेटरी कर दिया है, सो दैट इसके बेस पे अब कोर्ट जो है डिसाइड कर सकती है कि कितनी मेंटेनेंस लगनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये आप एफिडेविट जो है अगर चाहें तो इस जजमेंट को आप नेट पे मिल सकती है आपको, और वहाँ पर आप एफिडेविट देख सकते हो। तो अब ये बात उठी कि जो क्राइटेरिया होगा, पेमेंट तो हो गई इंटरिम मेंटेनेंस की, हाँ इसके बेस पे, अब क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे जो क्वांटम है मेंटेनेंस का वो कैसे डिटर्मिन कैसे किया जाएगा, किन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि इन चीज़ों को हम देखेंगे, प्लस कुछ और चीज़ें जो कोर्ट को ठीक लगे वो भी वो डिटर्मिन कर सकती है। जैसे स्टेटस ऑफ पार्टी, जो भी पार्टीज़ आ रही हैं वहाँ पर हस्बैंड वाइफ आ रही है, उनका क्या स्टेटस है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितने वो पढ़े लिखे हैं, कितनी उनकी रीजनेबल डिमांड है, जो क्लेमेंट है कितनी उसकी डिमांड है, इंडिपेंडेंट इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्लेमेंट, कितनी उसके पास इनकम है, प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पर्सन द नॉन एप्लीकांट हैज़ टू मेंटेन, तो जो नॉन एप्लीकांट है मतलब हस्बैंड हो गया, तो हस्बैंड को कितने मेंबर्स जो हैं या पर्सन जो है मेंटेन करने पड़ रहे हैं अपनी इनकम के साथ। द अमाउंट शुड एड द एप्लीकांट टू लिव इन अ सिमिलर लाइफस्टाइल एज ही और शी एंजॉयड इन द मैट्रिमोनियल होम। तो ये काफ़ी एक पॉइंट है, रेलिवेंट और सब्जेक्टिव पॉइंट है कि उसका लाइफस्टाइल जो है वो सिमिलर होना चाहिए जो अपने मैट्रिमोनियल होम में वो एंजॉय कर रही थी। नॉन एप्लीकांट्स लाइबिलिटी इफ़ एनी, उसकी लाइबिलिटी क्या है जो नॉन एप्लीकांट है। एक तो एप्लीकांट जिसने एप्लीकेशन दी है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाई जाए, नॉन एप्लीकांट वो जिसके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन दी गई है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी है। प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट एट्सेट्रा जो भी एप्लीकांट को चाहिए। पेमेंट कैपेसिटी कितनी है नॉन एप्लीकांट की, ठीक है, क्या उसकी सैलरी वगैरह है उससे रिलेटेड। सम गेस वर्क is not ruled out while estimating the income of the non-applicant when all the sources और करेक्ट सोर्सेज आर नॉट डिस्क्लोज्ड। अगर कोई लगता है कोर्ट को कि कुछ कंसील किया जा रहा है, नहीं सारी चीज़ें आ रही है, तो कुछ गैस वर्क भी हो सकता है। नॉन एप्लीकांट टू डिफरे द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, अमाउंट अवॉर्डेड अंडर 125 CRPC इज एडजस्टेबल अगेंस्ट द अमाउंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट। एक्ट मीन्स यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये एडजस्टेबल है जैसे हमने अभी बात की। प्लस क्या हो सकता है, एज क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, राइट टू रेजिडेंस मीन्स जो एप्लीकांट है वाइफ वो रह कहाँ रही है, क्या हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ही रह रही है, हस्बैंड या इन लॉज की, या अलग से रह रही है। वेदर वेयर वाइफ इज़ अर्निंग सम इनकम, अगर वाइफ कुछ इनकम अर्न कर रही है बट उस इनकम से भी उसका गुजारा नहीं हो रहा है, तो भी उसको डिटर्मिन करने में वो हेल्प कर सकती है कि हाँ कितना और उसको पैसा चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन, सीरियस अगर कोई डिसेबिलिटी है या इल हेल्थ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको लेके कोर्ट सोच सकती है, इनके ऊपर डिटर्मिन कर सकती है कि कितनी मेंटेनेंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं होंगे, इनके अलावा भी कोई पॉइंट हो सकता है जो कोर्ट सोचना चाहे उसके ऊपर कंसिडर कर सकती है, बट ये पॉइंट्स जो है मेजरली कोर्ट ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जिसके बेस पे आपको मेंटेनेंस डिटर्मिन की जा सकती है कि कितनी मेंटेनेंस होनी चाहिए। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस इज टू बी अवॉर्डेड। बहुत बार देखा जाता है, मान लो 2010 में केस फाइल हुआ था बट डिसाइड होते होते वो 2016 हो गया, ऑर्डर आया 2016 में, तो क्या 2016 से मेंटेनेंस देनी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है अब कि मेंटेनेंस जो होगी हर केस में शेल बी अवॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो ऑर्डर चाहे 2016 में आए बट जो मेंटेनेंस मिलेगी वो 2010 से ही मिलेगी, डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मिलेगी, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से, डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं मिलेगी। तो बहुत बार डेट ऑफ ऑर्डर से कोर्ट लगा देते हैं, अब वो सब जो है सिस्टम अब चला गया, अब डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से ही होगा। एनफोर्समेंट, अब मेंटेनेंस लग गया बट मेंटेनेंस अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉर एनफोर्समेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इट इज़ डायरेक्टेड दैट एन ऑर्डर और डिक्री ऑफ मेंटेनेंस मे बी एनफोर्स्ड। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 28 है, 28A में है कैसे एनफोर्स हो सकता है उसका ऑर्डर। डीवी एक्ट की अगर बात करें तो सेक्शन 20 सबसेक्शन 6 में एनफोर्समेंट हो सकती है उस ऑर्डर की।
सीआरपीसी में अगर बात करें 125 में अगर खर्चा लगा हुआ है तो 128 जो भी एक्ट है उसमें एनफोर्समेंट हो सकती है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑर्डर है मेंटेनेंस का उसको एक मनी डिक्री की फॉर्म में, अगर सीपीसी आप थोड़ा सा रखते हो उसकी नॉलेज, तो मनी डिक्री मीन्स अगर आपने किसी से पैसा लेना है तो वो मनी डिक्री कहलाएगी। तो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है उसको मनी डिक्री ट्रीट किया जाएगा। और सेक्शन 51, 58, 58, 60 रेड विद ऑर्डर 21 इसकी भी एनफोर्समेंट की तरह आप एक रिकवरी सूट भी डाल सकते हो कि ये पैसा इसने देना था बट दिया नहीं है। तो सिविल सूट जो है रिकवरी के लिए भी जो भी सीपीसी के प्रोविजन है उसमें डाला जा सकता है। तो ये एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो ये डिटेल जजमेंट जो है आप पढ़िए इसको, बहुत अच्छी जजमेंट है, काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगी अगर आप इस तरह की लिटिगेशन में इन्वॉल्व हैं। और जितना हो सके आप अवेयरनेस फैलाइए, जस्टिस के लिए आपको कंटेस्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। कंसल्टेशन जो है हमारी तरफ से हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे। कोई आपको पिटीशन ड्राफ्ट करने में हेल्प चाहिए, कोई जजमेंट सर्च करने में, तो किसी भी तरह से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हेल्प के लिए। ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। आप अपना फीडबैक देते रहिए और हमें बताते रहिए कैसे हम इन वीडियोज़ को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।